क्या भारत सरकार एक विदेशी कंपनी और करोड़ों दर्शकों वाले एक बड़े यूट्यूब क्रिएटर के सामने इतनी मजबूर हो गई है कि अपने ही देश में एक विवादित वीडियो को तो रोक सकती है, लेकिन पूरी दुनिया से उसे हटवा नहीं सकती। सवाल और बड़ा है, अगर ध्रुव राठी के वीडियो में भगवान श्री राम, माता सीता और भगवान श्री कृष्ण के बारे में किए गए दावे गलत हैं, आपत्तिजनक हैं और करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, तो फिर 27 मार्च की शिकायत के बाद जीएससी महीनों तक क्यों बैठी रही? दिल्ली हाई कोर्ट को 3 जुलाई को जीएससी को 15 दिन में फैसला करने का निर्देश क्यों देना पड़ा? और फिर जीएससी ने 15 जुलाई को 24 घंटे में वीडियो हटाने का आदेश दिया, तो यूट्यूब ने पूरी दुनिया से वीडियो हटाने की बजाय सिर्फ भारत में उसे रोक दिया। तो मेरा सीधा सवाल है, भारत सरकार से, जीएससी से और यूट्यूब से क्या भारत के 148 करोड़ से अधिक लोगों की आंखों के सामने वीडियो रोक देना ही काफी है? और अगर दावे गलत हैं तो उन्हें पूरी दुनिया से हटाने की लड़ाई कौन लड़ेगा? यही है आज के पूरे वीडियो का सबसे बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल खोल। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ध्रुव राठी के उस वीडियो की जिसका शीर्षक है कैन हिंदू ईट बीफ, केरला स्टोरी 2 एक्सपोज। अब सबसे पहले यह साफ साफ समझ लीजिए कि विवाद आखिर है क्या। इस वीडियो में प्राचीन हिंदू ग्रंथों और परंपराओं में मांसाहार और मदिरापान से जुड़े संदर्भों पर चर्चा की गई है और विवाद खास तौर पर उन दावों को लेकर हुआ जिनमें भगवान श्री राम, माता सीता और भगवान श्री कृष्ण को मांस खाने और मदिरा पान करने से जुड़े दावे किए जाने का आरोप है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इन दावों के जरिए हमारे आराध्यों के बारे में गलत, भ्रामक और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बातें कही गई है। यही है इस पूरे विवाद की जड़। अब सवाल यह नहीं है कि सोशल मीडिया पर कौन क्या कह रहा है, सवाल है शिकायत हुई तो सरकार की व्यवस्था ने क्या किया और यूट्यूब ने क्या किया और कोर्ट को आखिर बीच में क्यों आना पड़ा। इस मामले में शिकायतकर्ता अधिवक्ता अमिता सचदेवा, उन्होंने यूट्यूब के शिकायत अधिकारी के पास शिकायत की। उन्होंने वीडियो हटाने की मांग की, लेकिन यूट्यूब के शिकायत अधिकारी ने कहा उन्हें कम्युनिटी गाइडलाइंस के उल्लंघन की पहचान नहीं हुई, यानी यूट्यूब ने वीडियो को तत्काल हटाने की कार्रवाई नहीं की। इसके बाद शिकायतकर्ता ने अगला कानूनी रास्ता अपनाया और 27 मार्च 2026 को जीएससी में अपील की गई। अब यहां से कहानी और महत्वपूर्ण हो जाती है। जीएससी यानी ग्रीवेंस अपीलेट कमिटी, हिंदी में इसे समझिए शिकायत अपीलीय समिति, या केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मिटाई के तहत आईटी नियमों के अंतर्गत बनाई गई है। अपीलीय व्यवस्था है। इसका काम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ग्रीवेंसेस ऑफिसर के फैसले से असंतुष्ट व्यक्ति की अपील सुनना है। देश में ऐसी 3 जीएससी बनाई गई है और हर जीएससी में सरकार द्वारा नियुक्त 3 सदस्य होते हैं, यानी यह कोई यूट्यूब की निजी कमेटी नहीं है, यह सरकारी व्यवस्था का हिस्सा है। इसलिए जब मामला जीएससी तक पहुंचा तो सवाल था, अब सरकार की अपनी अपीलीय व्यवस्था क्या फैसला करती है। 27 मार्च को जीएससी में अपील हुई और सामान्य व्यवस्था के तहत जीएससी को अपील पर लगभग 30 दिन के भीतर फैसला करने का प्रयास करना होता है, लेकिन यह मामला तुरंत नहीं निपटा। समय गुजरता गया, मार्च बीता,
अप्रैल बीता, मई बीता, जून बीत गया और शिकायतकर्ता का कहना था कि मामला अभी भी लंबित है। वीडियो YouTube पर उपलब्ध था, यानी जिस सामग्री को लेकर शिकायत की गई थी उस पर सरकारी अपीलीय व्यवस्था से तत्काल फैसला नहीं आया और आखिरकार मामला पहुंच गया दिल्ली हाई कोर्ट। अब सवाल बहुत सीधा है, अगर जीएसी अपील सुनने वाली सरकारी व्यवस्था है तो शिकायतकर्ता को दिल्ली हाई कोर्ट क्यों जाना पड़ा? 3 जुलाई 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट ने जीएसी को निर्देश दिया कि वह इस अपील पर 15 दिन के भीतर फैसला करे। ध्यान रखिए, यहां एक महत्वपूर्ण बात है, हाई कोर्ट ने यह फैसला नहीं दिया कि ध्रुव राठी के दावे सही हैं। हाई कोर्ट ने यह भी नहीं कहा कि ध्रुव राठी के दावे झूठे हैं। अदालत ने जीएसी को लंबित अपील पर फैसला करने को कहा, यानी अदालत ने सरकारी अपीलीय व्यवस्था को अपना काम करने के लिए समय सीमा दी। इसके बाद जीएसी ने 15 जुलाई को गूगल को निर्देश दिया कि वीडियो को 24 घंटे के भीतर हटाया जाए। अब यहां कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है। वीडियो हटाने का निर्देश दिया, लेकिन गूगल और यूट्यूब ने क्या किया? उन्होंने वीडियो को भारत से विदहेल्ड कर दिया, यानी भारत में वीडियो उपलब्ध नहीं रहा, लेकिन वीडियो को पूरी दुनिया के यूट्यूब से हटा नहीं दिया गया। और यही वह बिंदु है जहां से आज का सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। अब स्थिति को बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। भारत में बैठा कोई व्यक्ति उस वीडियो को YouTube पर सीधे नहीं देख सकता है, लेकिन भारत के बाहर वीडियो उपलब्ध है। दुनिया के दूसरे हिस्सों में लोग उसे देख सकते हैं और देख रहे हैं, और YouTube की सामान्य व्यवस्था के तहत उससे विज्ञापन राजस्व उत्पन्न होता है। तो वैश्विक दर्शकों से राजस्व जारी रह सकता है, यानी भारत में रोक लेकिन दुनिया में उपलब्धता। तो मेरा सवाल है, यह कैसी कार्रवाई है? अगर सामग्री वास्तव में आपत्तिजनक है तो आपत्ति सिर्फ भारत की सीमा पर ही क्यों रुक गई? और अगर कानूनी कारणों से पूरी दुनिया से हटाना संभव नहीं है तो सरकार को जनता को साफ साफ बताना चाहिए कि वैश्विक हटाने में कानूनी अड़चन क्या है। और दोस्तों, अब इस मामले में एक बिल्कुल नया घटनाक्रम सामने आया है। 11 अगस्त 2026 को गूगल ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि सीएजी के आदेश के बाद YouTube ने वीडियो को भारत में विदहेल्ड किया है, यानी भारत में पहुंच रोक दी गई है। लेकिन वैश्विक स्तर पर वीडियो हटाने का सवाल अभी अलग कानूनी कार्यवाही में लंबित है। शिकायतकर्ता की ओर से हाई कोर्ट में यह मांग भी रखी गई कि वीडियो को पूरी दुनिया से हटाया जाए, और यह भी कहा गया कि भारत में VPN के जरिए लोग अभी भी उसे देख सकते हैं। इस मामले में हाई कोर्ट ने वैश्विक हटाने के सवाल पर तुरंत अंतिम आदेश नहीं दिया। मामले की अगली सुनवाई 3 सितंबर के लिए रखी गई है। तो आज की तारीख में स्थिति बिल्कुल साफ है। भारत में वीडियो रोका गया है, पूरी दुनिया से वीडियो हटाया नहीं गया है। अब मैं सीधा सवाल पूछता हूं भारत सरकार से, अगर सरकार सीएजी के माध्यम से इस वीडियो पर कार्रवाई कर रही है तो सरकार का अपना स्टैंड क्या है? क्या सरकार मानती है कि वीडियो में किए गए भगवान श्री राम, माता सीता, भगवान श्री कृष्ण से जुड़े दावे गलत हैं? अगर हां, तो सरकार उन्हें गलत क्यों नहीं बताती? उन दावों का तथ्यों और प्रमाणों के साथ खंडन क्यों नहीं करती? और अगर सरकार मानती है कि वे दावे गलत और आपत्तिजनक हैं, तो सिर्फ भारत में वीडियो की पहुंच रोकना ही अंतिम कार्रवाई क्यों है?
पूरी दुनिया से वीडियो हटाने के लिए क्या कदम उठाया जा रहा है, और अगर वैश्विक हटाना कानूनी रूप से संभव नहीं है तो देशवासियों को यह बात स्पष्ट रूप से क्यों नहीं बताई जाती। अब मेरा सवाल, जीएसी यानी ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी से 27 मार्च को आपके पास अपील आई। अगर शिकायत में आपको कोई गंभीर आधार दिखाई देता था तो मामला महीनों तक क्यों लंबित रहा? अगर आपको आधार नहीं दिखाई देता था तो आपने शिकायत खारिज क्यों नहीं की? और अगर आपको कार्रवाई जरूरी लगी तो फैसला समय पर क्यों नहीं हुआ? दिल्ली हाई कोर्ट को 3 जुलाई को आपको 15 दिन में फैसला करने का निर्देश क्यों देना पड़ा? और फिर 15 जुलाई को आपने 24 घंटे में वीडियो हटाने का निर्देश दिया। तो क्या आपकी कार्रवाई का उद्देश्य भारत में रोक लगाना था या पूरी दुनिया से वीडियो हटाना? अगर उद्देश्य पूरी दुनिया से हटाना था तो वह हुआ क्यों नहीं? अब यूट्यूब और गूगल से भी सवाल है। आपकी व्यवस्था छोटे क्रिएटरों के मामलों में बहुत तेजी से कार्रवाई करती है। वीडियो पर स्ट्राइक लग जाती है, वीडियो हट सकता है, चैनल पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जब कोई बड़ा क्रिएटर करोड़ों दर्शकों तक पहुंच रखने वाला ऐसा वीडियो बनाता है जिसके खिलाफ सरकारी शिकायत, जीएसी की कार्रवाई और हाई कोर्ट तक मामला पहुंच जाए तो फिर प्रक्रिया इतनी अलग क्यों दिखाई देती है? बड़े क्रिएटर और छोटे क्रिएटर के लिए नियम समान हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि हर छोटे क्रिएटर का वीडियो बिना जांच के हटा दिया जाता है, लेकिन सवाल यह है, क्या प्लेटफॉर्म की नीति सबके लिए एक जैसी लागू होती है? अगर हां, तो जनता को यह समानता दिखनी भी चाहिए। दोस्तों सोचिए, एक छोटा यूट्यूब क्रिएटर जिसके पास कुछ हजार या कुछ लाख दर्शक हैं, वह दिन रात मेहनत करके एक वीडियो बनाता है। अगर उस पर नीति उल्लंघन का आरोप लगता है तो उसके सामने नोटिस, स्ट्राइक, वीडियो हटने और कभी कभी चैनल पर कार्रवाई का खतरा होता है। उसकी पूरी मेहनत एक झटके में प्रभावित हो सकती है। लेकिन यहां एक बहुत बड़े क्रिएटर का मामला है जिसकी पहुंच करोड़ों दर्शकों तक है। तो मेरा सवाल है, क्या डिजिटल दुनिया में दर्शकों की संख्या नियम की ताकत तय करती है? अगर नहीं तो फिर हर क्रिएटर के लिए एक जैसा मापदंड होना चाहिए। अब एक बात बहुत साफ कर देना जरूरी है, अदालत ने जीएसी को लंबित अपील पर फैसला करने को कहा था। इसी तरह यह भी कहना सही नहीं होगा कि अदालत ने ध्रुव राठी के दावे को सही ठहरा दिया, और ऐसा भी अदालत ने नहीं कहा, और अदालत ने ध्रुव राठी के दावे को गलत भी नहीं ठहराया है। अब सवाल और स्पष्ट हो जाता है, जब अदालत ने दावों की ऐतिहासिक सत्यता पर ऐसा कोई अंतिम फैसला नहीं दिया तो जनता को यह जानने का अधिकार है कि कार्रवाई किस कानूनी आधार पर हुई। यही सवाल केंद्र सरकार से है। आपका स्टैंड क्या है? क्या आप कहते हैं कि वीडियो में किए गए दावे गलत हैं? तो कृपया स्पष्ट रूप से बताइए किस तथ्य के आधार पर गलत हैं। और अगर आप यह नहीं कहते कि दावे सही हैं लेकिन वीडियो पर कार्रवाई करते हैं तो कार्रवाई का आधार क्या है? क्या आधार धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है? क्या आधार मानहानि है? क्या आधार सांप्रदायिक संवेदनशीलता है या कोई अन्य कानूनी प्रावधान? जनता को कानूनी आधार जानना चाहिए। अब फिर वही सबसे बड़ा सवाल, भारत में वीडियो बंद, भारत के बाहर वीडियो उपलब्ध। तो अगर सरकार की आपत्ति सामग्री से है तो क्या भारतीयों को सिर्फ उससे दूर रखना पर्याप्त है? अगर किसी वीडियो में हमारे आराध्यों का अपमान है
तो क्या वह अपमान भारत की सीमा पार करते ही अपमान नहीं रह जाता? और अगर वैश्विक हटाने के लिए अलग कानूनी प्रक्रिया जरूरी है तो सरकार को वह प्रक्रिया जनता के सामने स्पष्ट करनी चाहिए, गोलमोल जवाब नहीं। भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल बाजारों में से एक है। करोड़ों लोग यूट्यूब देखते हैं, करोड़ों लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल है, क्या भारत सरकार विदेशी टेक कंपनी पर अपने कानून लागू करने में सक्षम है? अगर सक्षम है तो इस मामले में पूरी कार्यवाही क्यों नहीं दिखाई देती? और अगर कानूनी सीमा है तो वो सीमा क्या है? सरकार को देश के सामने बताना चाहिए। किसी विदेशी कंपनी के बारे में सिर्फ गुस्सा जाहिर करना और बात है, और कानून के तहत उससे कार्रवाई करवाना दूसरी बात। जनता को दूसरी बात का जवाब चाहिए। और मेरा सवाल देश के बड़े धार्मिक नेतृत्व से भी है। शंकराचार्य, धर्माचार्य और सनातन समाज के बड़े बड़े प्रतिनिधि, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में हमारे आराध्यों के बारे में गलत बातें कही गई हैं तो सिर्फ बयान मत दीजिए, देश के सामने शास्त्रीय प्रमाण रखिए। बताइए क्या गलत है और कहां गलत है, किस ग्रंथ में क्या लिखा है, किस संदर्भ को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। क्योंकि आज देश को भावनात्मक नारे नहीं, तथ्य और प्रमाण चाहिए। और अब जनता से मेरी अपील, इस मामले में किसी की लोकप्रियता देखकर अपना फैसला मत कीजिए। न ध्रुव राठी की बात सिर्फ इसलिए सच मानिए क्योंकि उनके करोड़ों दर्शक हैं, और न सिर्फ शिकायत होने के कारण किसी दावे को झूठ मानिए। मूल वीडियो के दावे देखिए, मूल स्रोत देखिए, ग्रंथों के संदर्भ देखिए, यूट्यूब का फैसला देखिए, जीएससी की कार्रवाई देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश देखिए और फिर अपना निष्कर्ष निकालिए। लेकिन सरकार से सवाल जरूर पूछिए। आज मैं सरकार, जीएससी के सामने 5 सीधे सवाल रखता हूं। पहला सवाल, क्या आप मानते हैं कि वीडियो में किए गए भगवान श्री राम, माता सीता और भगवान श्री कृष्ण से जुड़े दावे गलत हैं? दूसरा सवाल, अगर गलत हैं तो उन दावों का स्पष्ट खंडन कहां है? तीसरा सवाल, अगर वीडियो आपत्तिजनक है तो सिर्फ भारत में रोक क्यों, पूरी दुनिया से हटाने की कार्रवाई क्यों नहीं? और चौथा सवाल, 27 मार्च की अपील के बाद जीएससी को समय पर फैसला करने में इतना समय क्यों लगा? और पांचवा सवाल, अगर छोटे क्रिएटर्स के लिए यूट्यूब के नियम इतने सख्त हैं तो बड़े क्रिएटर्स के मामले में उसी नियम की, उसी तेजी से, उसी कठोरता से कार्रवाई क्यों नहीं दिखाई दी? इसलिए यह मामला सिर्फ ध्रुव राठी का मामला नहीं है, यह मामला हर छोटे यूट्यूब क्रिएटर का, यह मामला सरकार की जवाबदेही का, यह मामला डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही का, यह मामला धार्मिक भावनाओं की शिकायतों को गंभीरता से लेने का, और यह मामला है कानून सबके लिए समान होने का। आज अगर एक बड़े क्रिएटर के मामले में इतनी लंबी कानूनी प्रक्रिया चलती है तो एक छोटे क्रिएटर को अपना पक्ष रखने का उतना ही अधिकार होना चाहिए। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर वीडियो गलत है तो उसे गलत कहिए, अगर आपत्तिजनक है तो कानून के तहत कार्रवाई कीजिए, अगर पूरी दुनिया से हटाना संभव नहीं है तो जनता को बताइए कि क्यों नहीं। लेकिन भारत में रोक लगाकर मामला खत्म मत समझिए, क्योंकि भारत का नागरिक पूछ रहा है मेरी सरकार का स्पष्ट स्टैंड क्या है, जीएससी का स्पष्ट आधार क्या है, यूट्यूब का स्पष्ट आधार क्या है, और अगर वीडियो में किए गए दावे गलत हैं तो उसका तथ्यात्मक खंडन कहां है? आप इस पूरे मामले में सरकार के रुख से सहमत हैं या नहीं? क्या आपको लगता है कि भारत सरकार को यूट्यूब और गूगल से और सख्त जवाब मांगने चाहिए? क्या बड़े और छोटे हर यूट्यूब क्रिएटर के लिए
नियम समान होने चाहिए? और क्या सरकार को जनता के सामने इस पूरे मामले में अपना स्पष्ट कानूनी और तथ्यात्मक स्टैंड रखना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल राजनीतिक पोल खोल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूं भूपेंद्र रावत, आप देख रहे थे राजनीतिक पोल खोल। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ राजनीतिक पोल खोल पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान।